वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट हंगुल यानी कि हंगुल परियोजना। अब ये हंगुल होता क्या है? तो हंगुल यह एक प्रकार का कश्मीरी हिरण होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक प्रकार का कश्मीरी हिरण होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो स्पेशली यह कश्मीर घाटी में पाया जाता है। इसके अलावा यह हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी चंबा वाले इलाके में कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाया जाता है। तो हंगुल प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश में यह पाया जाता है। हंगुल का जो वैज्ञानिक नाम है वह है सर्वस अफिन हंगलू। सर्वस अफिन हंगलू भी इसे कहा जाता है, सर्वस अफिन हंगलू। यह मध्य एशियाई लाल हिरण यानी कि रेड डीर की एक उपजाति है। तो किसकी उपजाति है हंगलू? मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उपजाति है। और प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रमुख रूप से कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है यह पहाड़ी इलाकों में प्रमुख रूप से, या जिन्हें हम कह सकते हैं बर्फीले इलाकों में, यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सिर्फ कश्मीर के दाचीग्राम नेशनल पार्क में, जो दाचीग्राम नेशनल पार्क है वहाँ यह पाए जाते हैं, और वो भी बहुत कम संख्या में वर्तमान में यह पाए जाते हैं। और दाचीग्राम नेशनल पार्क है वह 3035 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, समुद्र तल से 3035 मीटर की ऊंचाई पर दाचीग्राम नेशनल पार्क है। वहाँ पर हंगलू या जिसे हम कश्मीरी बारासिंघा या जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखें तो 20वीं शताब्दी में इनकी जनसंख्या 5000 के आसपास थी। तो 20वीं शताब्दी में भारत में हंगलू की जो जनसंख्या या कश्मीरी जो स्टैग की जनसंख्या थी वह 5000 के आसपास थी। किंतु 1970 में हंगलू की जनसंख्या घटकर मात्र 150 पर आ गई। कितनी आ गई? 150 पर आ गई। यानी कि ये विलुप्त होने वाले थे। तो विलुप्त होने वाले थे, इसके लिए क्या किया गया कि इनके संरक्षण का प्रयास किया गया। इनके संरक्षण के लिए 1970 में IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संघ। और IUCN का काम क्या होता है? तो यह विलुप्त प्राय जाति या विलुप्त होने वाली जो जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की, उनकी एक सूची निकालती है जिसको बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट। रेड डेटा लिस्ट ये निकालती है, और रेड डेटा लिस्ट ये निकालती है 1969 से। कब से निकाल रही है? 1969 से यह निकाल रही है। तो IUCN ने हंगलू के ऊपर भी रेड डाटा सूची निकाली थी। कब? 1947 में। 1947 में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हंगलू को लुप्त प्राय जाति घोषित किया था, क्योंकि हंगलू की जो जनसंख्या है वो तेजी से क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1970 में हंगलू की जो जनसंख्या है वो घट के कितनी रह गई? तो हंगलू की जनसंख्या घट के आ गई 150 पर। उसके लिए क्या किया गया कि इनके संरक्षण का प्रयास किया गया। और संरक्षण में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल थी? तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और साथ में WWF की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या इसी को हम बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF की स्थापना की बात की जाए तो 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। WWF की स्थापना कब हुई? WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल
1961 को WWF की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दोनों ही इसको बोलते हैं। और WWF का जो मुख्यालय है वह ग्लैंड, कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रकृति का संरक्षण करना और प्रकृति में मनुष्य के हस्तक्षेप को कम करना। WWF का काम क्या होता है? प्रकृति का संरक्षण करना और प्रकृति में जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, पर्यावरण में जो मनुष्य का इम्पैक्ट है उसको कम करना, यानी कि मनुष्य की दखलंदाजी पर्यावरण के प्रति कम करना, पर्यावरण में मनुष्य का हस्तक्षेप, पेड़ पौधों की कटाई, जीव जंतुओं के शिकार इत्यादि को रोकना, ये काम होता है किसका? WWF का। ओके, अब अगर बात की जाए IUCN की, IUCN जिसकी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संघ। और ये क्या जारी करता है? तो ये रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, ठीक है। और कब से जारी कर रहा है? 1969 से जारी कर रहा है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1948 को। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की गई थी। प्रमुख काम क्या होता है? जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, उनके लिए यह रेड डेटा लिस्ट को जारी करता है। ओके, सो क्या हो गया कि अब हंगलू का संरक्षण किया गया। उसमें 2 संस्थाएं, कौन कौन सी? एक थी IUCN और दूसरी कौन थी? WWF के सहयोग से हंगलू परियोजना की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? हंगलू परियोजना की शुरुआत। तो हंगलू परियोजना की शुरुआत किन 2 संगठनों के सहयोग से की गई? IUCN और WWF के सहयोग से की गई, जिसके फलस्वरूप जो हंगलू हैं उनकी जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई, ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ? हंगलू की जनसंख्या में कुछ क्या हुई? हंगलू की जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? तो देखिएगा 1970 में हंगलू की जनसंख्या कितने पे आ गई थी? 150 पे आ गई थी। कितने से गिर के 5000 पाए जाते थे 20वीं शताब्दी में, और इनकी जनसंख्या कितनी आ गई? 150 पे आ गई। लेकिन 1980 में जब इनके संरक्षण के प्रयास किए गए तो 1980 में जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग हंगलू की जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 340 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 340 हो गई थी। लेकिन वर्तमान में इनकी जनसंख्या अब फिर से कम हो गई है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए अब देखिएगा हंगलू के बारे में हम और जानते हैं। तो पहली बार 1844 में अल्फ्रेड वैगनर 1844 में अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा हंगलू को चिन्हित किया गया था। यानी कि हंगलू को भारत में किसने चिन्हित किया था? तो अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा हंगलू को चिन्हित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंगलू जो है जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है। तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो हंगलू है, जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं या जिसे हम कश्मीरी बारहसिंगा भी कहते हैं। अब वर्तमान में जो हंगलू है यह केवल दाचीग्राम नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हंगलू वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह श्रीनगर के पास है। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है दाचीग्राम नेशनल पार्क। और दाचीग्राम नेशनल पार्क की खास बात यह है कि यह डल झील के आधे भाग को घेरे हुए है। यानी कि आधी जो डल झील है वह दाचीग्राम नेशनल पार्क के अंदर ही आती है। बात की जाए दाचीग्राम नेशनल पार्क के क्षेत्रफल की, तो दाचीग्राम नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वह है 141 किलोमीटर। 141 किलोमीटर दाचीग्राम नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है, जो कि श्रीनगर में स्थित है। अगर दाचीग्राम नेशनल पार्क के पेड़ पौधों की बात की जाए तो इसमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं देवदार, चीड़, ओक। देवदार, चीड़, ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं दाचीग्राम नेशनल पार्क में। अब दाचीग्राम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, उसे हंगलू या कश्मीरी स्टेग के घर के रूप में जाना जाता है। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क अगर पूछा जाए, क्वेश्चन है दाचीग्राम नेशनल पार्क का प्रमुख जीव कौन है? तो हंगलू या कश्मीरी हिरण। हंगलू या कश्मीरी हिरण
के घर के रूप में जाना जाता है किसको? दाचिगाम नेशनल पार्क को। तो प्रमुख जीव जो दाचिगाम नेशनल पार्क का है, दाचिगाम नेशनल पार्क का प्रमुख जीव क्या है? हंगलू या कश्मीरी स्टेग। ओके, तो ये दाचिगाम नेशनल पार्क के बारे में अब ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो हंगलू है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो हंगलू की प्रमुख विशेषता ये है कि जो हंगुल है यह 3 से 18 के झुंड में रहते हैं। कितने झुंड में रहते हैं? जो हंगुल हिरण है वह 3 से 18 के झुंड में रहते हैं। इनका जो प्रमुख कलर होता है वह लाल एवं भूरा होता है। मतलब ये भूरे भी देखते हैं और लाल भी देखते हैं। लाल देखते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है लाल हिरण। ठीक है ना। तो इनकी खास बात क्या होती है हंगुल या कश्मीरी स्टेग की कि यह 3 से 18 के झुंडों में पाए जाते हैं। इन हिरणों के लिए घने जंगल, जलवायु और ठंडे तापमान की ज़रूरत होती है। यानी कि ये घने जंगल में ही पाए जाएंगे, जलवायु ठंडी होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। वहीं पर यह हंगुल पाए जाते हैं। उत्तर भारत में हंगुल प्रमुख रूप से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के चंबा के जंगलों में मिलते हैं। तो ये हंगुल हिरण की प्रमुख विशेषता है। हंगुल 3 से 18 के झुंड में ही हमेशा पाए जाते हैं। अब देखिएगा हंगुल की जनसंख्या की अगर बात की जाए, हंगुल की जनसंख्या किस प्रकार से कम हुई है? तो देखिएगा हंगुल की जनसंख्या जो 1970 में कितनी थी? 1970 में 1970 में हंगुल की जनसंख्या थी, 1970 में हंगुल की जनसंख्या कितनी थी? 150 थी। ठीक है ना, 150 थी। और 1980 में जो हंगुल की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 340। ठीक है ना। तो 1980 में इनकी जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 340 यानी कि 340 हो गई थी। अब देखिएगा अब इनकी जनसंख्या किस प्रकार से कम हो रही है। 2004 से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा 2017 यानी कि 2017 में इनकी जनसंख्या कितनी थी? 214 थी। ठीक है ना। और 2019 में अब इनकी जनसंख्या कितनी है? तो 237, यानी कि जो 1980 में 340 ये बड़े थे उससे भी अब इनकी जनसंख्या कम हो गई है। क्लियर हो गया। तो हंगलू की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 237 है। और वर्तमान में यह कहाँ पाए जाते हैं? तो जो कश्मीर है, कश्मीर का दाचिगाम नेशनल पार्क में हंगुल पाए जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए हंगुल की जनसंख्या के कम होने का कारण क्या है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो चार्ट है इस चार्ट में आपको साफ साफ एक चीज़ दिख रही है। इसमें नर और मादा का रेशो दिया है। ठीक है, मेल फीमेल जो हंगुल होते हैं उनके मेल फीमेल का रेशो दिया है। तो देखिएगा इसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि जो मेल यानी कि नर हंगुल है उसकी जनसंख्या कम है। ठीक है, प्रति 100 यानी कि 15 हंगुल पाए जाते हैं 100 मादाओं के ऊपर, 100 मादा हंगुल के ऊपर। इसी प्रकार से 2019 में भी 15 हंगुल पाए गए हैं 100 मादाओं के ऊपर। तो नरों की संख्या, नर हंगुल की संख्या मादा हंगुल की तुलना में कम है। इस कारण से भी इनकी जनसंख्या जो है वह कम होती जा रही है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि इनका शिकार किया जा रहा है। ठीक है, अब इनका शिकार क्यों किया जा रहा है वो हम देखते हैं, इनके कम होने के कारण। तो हंगुल की आबादी घटने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो देखिएगा हंगुल की आबादी घटने के प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास का विखंडन, यानी कि इनका जो प्राकृतिक आवास था घने जंगलों में जहाँ ये रहते थे, अब वो सब पेड़ कटते जा रहे हैं, तो प्राकृतिक आवास इनका खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा तेंदुए, हिमालयी भालू और जंगली कुत्तों के द्वारा हंगुल का शिकार किया जा रहा है। तेंदुए, हिमालयी भालू, जंगली कुत्तों के द्वारा हंगुल का शिकार किया जाता है। अब लिंगानुपात में असंतुलन हमने पढ़ लिया है कि प्रति 100 जो हंगुल फीमेल होती हैं उनके ऊपर मेल कितने पाए जाते हैं? तो 12 से 15 मेल पाए जाते हैं। प्रति 100 फीमेल पर 12 से 15 हंगुल मेल पाए जाते हैं। तो ये भी इनकी जनसंख्या कम होने का प्रमुख कारण है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बढ़ती जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसके कारण भी जो हंगुल है उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। और जो हंगुल हिरण के जो बच्चे हैं, हंगुल के जो बच्चे हैं वो अपने ग्रुप से क्या होते हैं? बिछड़ जाते हैं। इसके कारण से भी इनकी जनसंख्या कम हो रही है। और सबसे प्रमुख कारण इनकी जनसंख्या के कम होने का क्या है? तो आप इस डायग्राम में गौर से देखिएगा। ये जो सिंग है 12 सिंगा जिन्हें बोलते हैं,
तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं और इनकी गर्दन को काट के अपने घरों पे टांगते हैं, दीवारों पर टांग लेते हैं। तो इसके ये भी एक प्रमुख कारण है इनकी जनसंख्या कम होने का, जो कि पूरी तरह से गलत है। इनका शिकार नहीं किया जाना चाहिए। तो ये प्रमुख कारण है हंगुल की जनसंख्या कम होने के। अब देखिएगा हंगुल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ नियम सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब यह प्रजाति केवल डाचीगाम नेशनल पार्क तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसके संरक्षण और प्रजनन के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है ना। तो इनको प्रसार करने के लिए, इनको और पूरे कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में फैलाने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से क्या मिलेगी, मदद अब मिलेगी। इसके अलावा और क्या निर्णय लिया गया है, ब्रीडिंग सेंटर घाटी के तराल और शिकारगाह इलाके में बनाए जाएंगे। इनके जो ब्रीडिंग सेंटर हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे, कश्मीर घाटी के तराल और शिकारगाह में इनके ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने इनको संरक्षित करने के लिए इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो हंगुल के ऊपर क्या जारी किया है, एक डाक टिकट भी जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण विभाग ने पर्यावरण, वन एवं वातावरण परिवर्तन विभाग की भी सहायता ली है, और इन सब में वन संरक्षण विभाग के अलावा पर्यावरण विभाग, वन विभाग और वातावरण परिवर्तन विभाग भी अब इसमें क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले इस प्रजाति के हिरणों को गर्मियों के दौरान प्रजनन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए जंगलों के दायरे को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो आपने देखा ये घने जंगलों में पाए जाते हैं, तो घने जंगलों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हंगुल सहित अन्य वन्यजीव प्रजातियां की सुरक्षा हेतु अब गश्त लगाई जाएगी, और इसके लिए वन विभाग की पूरी तैयारी चल रही है। तो हंगुल क्या होता है, हंगुल या कश्मीरी स्टेग एक प्रकार का कश्मीरी हिरण होता है, जो कि मध्य एशियाई प्रजाति की एक उपजाति है। सो ये हुआ हमारा हंगुल के बारे में पूरी छोटा सा टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। सो थैंक यू सो मच।